है आपका फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं अंसरुल पाली। मध्य पूर्व की जब हम बात करते हैं, वहां की राजनीति की बात करते हैं, वहां जिस तरह से दिन ब दिन हालात बदल रहे हैं, उस पर जब हम बात करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं, कई तरह की आशंकाएं भी नजर आती हैं। आज उन तमाम अहम मुद्दों को हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के दरमियान जो एक पीस समझौता किया गया है, उसके क्या असरात उस पूरे क्षेत्र पर पड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इस पूरे क्षेत्र के अचानक दौरे पर निकले। वहां पर उन्होंने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद उनकी पूरी ये कोशिश थी कि जिस तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इजराइल का समझौता हुआ है, उसी के साथ साथ कुछ और अरब देश जो है उसमें शामिल हो और इजराइल के साथ उनके समझौते हो सके। एक अहम मुद्दा था, एक अहम विजिट था। हालांकि जो है इस पूरे विजिट को किस तरह से देखा जाए, उस पर भी अलग अलग लोगों की राय आ रही है। कुछ लोग जो है इस पूरे विजिट को एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बगैर किसी नतीजे के खत्म भी मान रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अशरफ इखलाक साहब हैं, जो कि अरब मामलों के जानकार हैं, तमाम चीज़ों पर गहराई के साथ नजर रखते हैं। आज हम उनसे तमाम अरब क्षेत्र में जिस तरह के बदलते हुए सियासी हालात हैं, उन तमाम हालात को हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अशरफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाहिर है आपके सामने तमाम चीजें हैं इस वक्त। जिस तरह से एक लंबे गैप के बाद अगर देखा जाए, इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के दरमियान एक समझौता होता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ ममालिक उसका जो है एक तरह से विरोध कर रहे हैं, उन्हें पसंद ये चीज नहीं आई है। लेकिन इस पूरे अगर समझौते को हम समझना चाहें तो आप उसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात का जो समझौता है वो अपने आप में एक बड़ी ही चौंका देने वाली चीज़ थी अरब और इस्लामी दुनिया के लिए। इसलिए ये बात ज़रूरी थी कि मिले जुले रिस्पॉन्स सारे लोगों के आएंगे। इसमें कुछ ऐसे अरब या इस्लामी मुल्क हैं जो इस चीज़ को बहुत ही निगेटिविटी के साथ और बहुत ही हॉस्टैलिटी के साथ देखते हैं, और उनका देखना भी अपनी जगह जायज़ है। वो इस वजह से कि मुत्तहिदा अरब अमीरात अभी लास्ट कुछ सालों तक ये कहता चला आ रहा था कि हम कभी भी इजराइल से या फ़लस्तीन की दुश्मनी रखने वाले देशों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से इजराइल के साथ उसका साफ बयान था कि हम इजराइल के साथ कोई इस तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से उनके इस लहजे में तब्दीली इस दर्जे की कि उसमें एग्रीमेंट साइन हो और हालात को नॉर्मलाइज करने की बात हो, और दोनों देशों के बीच कई मैदानों में जो एग्रीमेंट साइन हो और उनके जो कोऑपरेशन है उसको और बढ़ाया जाए। लेकिन अचानक अशरफ साहब, ये जो तब्दीली आई है, जिस तरह से ये एग्रीमेंट हो रहे हैं, समझौता किया गया, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इसमें कारण भी कई एक हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर कारण को उसका कारण नहीं बना सकते। पहली चीज़ तो ये है कि हमेशा से इजराइल को अरब देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने और उनके साथ समझौता करने में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, और जाहिर है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, उससे इजराइल को अपना जो मसला है उसको सही साबित करने में फ़ायदा पहुंचेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कुछ माहिर, उस खित्ते के माहिर ये कहते हैं, उनकी राय ये है कि चूँकि अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे इस समझौते का काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। ख़ास तौर से जो ज्यूज़ वोटर्स हैं या कुछ क्रिश्चियन वोटर्स हैं, इसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे, और ट्रंप की जो एक इमेज है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस वजह से कुछ लोग इस नज़रिए से भी इसे देख रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो इसराइल से कुछ
डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है और जिसके लिए रजामंदी इजराइल देने को अभी तैयार नहीं था। उनके कुछ अपने कानून हैं जिससे वो बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात इस चीज़ की कोशिश कर रहा था कि उसे ख़ास तौर से A-35 जो विमान है वो उसे मिल जाए, और उसके लिए वो कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो चीज़ें जो है काम कर रही हैं, दोनों तरफ से, जो इसका कारण बन सकते हैं। एक अहम सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जाहिर है कि इस वक्त यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल के साथ समझौता करने का साफ ऐलान किया और उस पर वो तेजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में ये पैदा होता है कि इससे पहले भी कई ममालिक ने उस पूरे खत्ते के जो है समझौता इजराइल के साथ किया है। इसके अलावा बैकडोर चैनल होता है, उसके तहत तकरीबन तमाम अरब देश वहाँ इजराइल के साथ अपनी बातचीत करते हैं और उनके साथ उनके जो है ताल्लुकात होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात ने खुल करके इस तरह से ये स्टेप उठाया है, तो इसमें वो जो ममालिक हैं या वो जो देश हैं जो इस पर नेगेटिविटी जाहिर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका जो ये विरोध है वो कितना जायज़ है? नहीं अंजर साहब, एक चीज़ आप इस चीज़ को बहुत गौर से आप देखें कि जो इजराइल के साथ उनका मतभेद था वो ये था कि हम फ़लस्तीन को एक अलग सेपरेट स्टेट और आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं, और उन्होंने ये बहुत क्लियर ये बात कही थी, ख़ासतौर से खलीजी ममालिक ने, कि हम फ़लस्तीन को बग़ैर एक अलग और आज़ाद स्टेट बनाए हुए हम इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में अगर उस अपनी पूरी जो एक बहुत पुरानी उनकी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से कोई कंट्री शिफ्ट करता है, अचानक से मुकर जाता है और वो एक नया राग अलापना शुरू करता है, तो जाहिर है कि जो लोग इस चीज़ से हमदर्दी रखते हैं या जिनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, वो ज़रूर इसको नेगेटिविटी के साथ। इसका मतलब ये माना जाए कि जो अरब देशों का अपना एक आपसी सहयोग, आपसी एक संबंध होता है, आपसी एक रजामंदी थी सबकी, उस रजामंदी को कहीं ना कहीं यूनाइटेड अरब अमीरात ने इग्नोर किया है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल इग्नोर किया, और ये चीज़ इस बात से भी जाहिर होती है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा, उनका जो दौरा था सूडान, ओमान, UAE और बहरीन और इजराइल से होकर के वो आए, तो जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर थी कि वो इन मुल्कों को रजामंद करना चाहते थे, उनको कन्विंस करना चाहते थे कि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करें, और जिस तरह से UAE ने ये कदम उठाया है वो ये चाहते थे कि उन्हीं के साथ इसी बहाव में कुछ और ममालिक जल्दी से इस तरह के कदम उठा लें। लेकिन जो बहरीन का बड़ा दो टूक जवाब आया कि नहीं, हम फ़लस्तीन के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकते। सऊदी अरब का भी जो है मैं वहीं पे आ रहा हूँ, और बहरीन का शायद इस वजह से इस तरह का रद्द अमल है चूँकि उसका जो बिग ब्रदर है सऊदी अरबिया, कहीं ना कहीं उसके बहरीन के बहुत सारे इंटरेस्ट सऊदी अरबिया से जुड़े हैं, और सऊदी अरबिया ने बहुत क्लियर ये बोला है कि हम फ़लस्तीन के मामले में समझौता नहीं कर सकते, हमको सबसे पहले फ़लस्तीन एक आज़ाद और अलग स्टेट चाहिए, उसके बाद हम इजराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो जाहिर है कि ये बात बहुत क्लियर है कि वो एक मुद्दा है जिस मुद्दे को भुला करके UAE जो है आगे बढ़ा है उस इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे करने में। तो जाहिर है जो लोग उसको कमेंट कर रहे हैं, जो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं। एक सवाल यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि अगर हम GCC की बात करें, GCC जो ममालिक हैं कुछ तो खुल करके इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव, उसमें कुछ लोगों ने वेलकम किया, कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई है। लेकिन अगर इसी GCC के एक और देश की हम बात कर लें, कतर की बात अगर हम करें, बहुत खामोशी के साथ तमाम चीज़ों को वो देख रहा है, इसके पीछे आप किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं? वो क्या चीज़ है कि वो बिल्कुल खामोशी के साथ, कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं है, ये भी उस वक्त जबकि उस पूरे क्षेत्र में इस तरह से बड़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कतर बहुत खामोश है, कोई एक्टिविटी नहीं है या कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मेरा ये मानना है कि कतर अपनी पॉलिसी के लिहाज से इस मुद्दे पर बहुत ही गहराई के साथ सोचता है और इस पे काम कर रहा है। आपको पता होगा कि कतर के जो सफ़ीर हैं वो अभी
पैलेस्टाइन के दौरे पे थे और उसके बाद पैलेस्टाइन के बाद वो इज़राइल के दौरे पे थे। उनको कहीं ना कहीं उनका मुद्दा ये था कि जो दोनों देशों इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो अभी झड़पें हो रही हैं और ये जो आग के बैलून्स जो हमास की तरफ से या फ़लस्तीन की तरफ से भेजे जा रहे हैं उससे इस चीज़ के थोड़ा बढ़ जाने का अंदेशा है। तो कहीं ना कहीं कतर इस चीज़ को दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला करके सीज फायर करने या इस तरह के हालात ना पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो कतर अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहा है। साथ ही साथ कतर की जो पॉलिसी है वो मुझे लगता है वो बहुत क्लियर है कि वो पैलेस्टाइन के मुद्दे को इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन साथ ही साथ वो इज़राइल के साथ भी कोऑर्डिनेट करके उसको जो है इस चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहता है कि जो इनका फ़लस्तीनियों का जो हक है वो उसे मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका, चूँकि आपने शुरू में अमेरिका के चुनाव का जिक्र किया और सीधे तौर पे ये कहा कि जो पूरा मूवमेंट है ये बेसिकली जो है चुनाव को सामने रखते हुए किया गया है और जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इसका कुछ बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं। विजिट हुई है पोम्पियो की, आपको लगता है कि इसे कितना कामयाब माना जाना चाहिए चूँकि इलेक्शन सर पे? देखिए, पोम्पियो की विजिट को तो अभी बहुत प्रीमैच्योर होगा कि हम उसे कामयाब मान लें या बिल्कुल सिरे से नाकाम मान लें। अभी देखिए, सूडान का जो मामला है, सूडान के जो वहाँ के लीडर्स का जो रिएक्शन रहा है इनकी इस डिमांड को लेकर के, वो बहुत मिला जुला सा था और ऐसा लगता था कि हो सकता है कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें और ये भी हो सकता है कि वो इस चीज़ को नकार दें, उसको एक्सेप्ट ना करें। साथ ही साथ हर मुल्क की अपनी एक ज़रूरत है। सूडान की अपनी भी एक अलग डिमांड है। सूडान ये चाहता है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं अमेरिका की तरफ से या फिर उसके सूडान के जो स्टेट सपोर्टेड टेररिज्म वाली लिस्ट में जो सूडान का नाम है उससे सूडान निकलना चाहता है। मुझे लगता है नेगोशिएशन इस बात पे है कि अगर हम अपने हालात, अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ अच्छे करते हैं तो क्या इंटर्न हमें ये चीज़ हासिल होगी, क्या हम इसके हकदार होंगे कि हमारा नाम स्टेट सपोर्ट टेररिज्म से निकाल दिया जाए। अगर इस चीज़ में उनका एग्रीमेंट होता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पोम्पियो की विजिट कामयाब मानी जाएगी। लेकिन अभी इस चीज़ की कामयाबी और नाकामी का कोई फैसला करना अभी प्रीमैच्योर होगा। जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो है विस्तार से यहाँ पर अशरफ साहब ने बताया है कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं, क्या कुछ असरात उसके पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पोम्पियो साहब की विजिट है वो कितनी कारगर रहेगी या किस तरह से है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त।